हेलो दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को यह पता है कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो 1000 डेज मार्क को टच करने वाली है। मतलब कि लगभग 1000 दिन होने वाले हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर को। बट जिस तरीके से आप रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के एक्शंस देखेंगे या भी जब भी कभी आप इंटरव्यूज देखेंगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उनका कोई मूड है रशिया और यूक्रेन की वॉर को स्टॉप करने का। और सरप्राइजिंगली इसी कंटेक्स्ट में जब काफी न्यूज रिपोर्ट एजेंसीज और स्कॉलर्स को यह पता लगा कि किस तरीके से रशिया ने जो अपने बजट डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया है, उससे यह न्यूज निकल के आ रही है कि रशिया वॉर में होते हुए भी अपने डिफेंस बजट में इतना हाइक कर रही है, इतना इंक्रीज कर रही है, जो कि हमने कोल्ड वॉर के बाद तक अब तक नहीं देखा था। इसका मतलब है कि एक रिकॉर्ड लेवल का आपको हाइक या इंक्रीज देखने को मिलेगा व्हेन इट कम्स टू डिफेंस बजट। और यह चीज को सबने सरप्राइज कर दिया है कि किस तरीके से रशिया वॉर में होते हुए भी अपने बजट, डिफेंस बजट स्पेशली, उसमें इंक्रीज कर पा रही है। जैसे कि आप ये आर्टिकल देख सकते हो कि उसमें साफ साफ मेंशन है रशिया टू हाइक डिफेंस बजट बाय 25% एमिड यूक्रेन वॉर। और सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है कि यह सारा पैसा आ कहां से रहा है रशिया के पास में। तो हम इस आर्टिकल में यही जानेंगे कि जो भी ड्राफ्ट बजट डॉक्यूमेंट है उसमें कौन कौन से सेक्टर में कटौती की गई है और कौन कौन से सेक्टर में इंक्रीज रहा है, और क्यों रशिया जो है वो डिफेंस बजट पे ज्यादा ध्यान दे रहा है इंस्टेड ऑफ वो वॉर में इन्वॉल्व है। क्या रशिया की इकोनॉमी की कंडीशन है, और क्या जो इकोनॉमिक कंडीशन है रशिया की वो फेवरेबल है इस स्टेप के लिए, या फिर ये कोई एक बचकाना सा स्टेप ले लिया है रशिया ने। और अगर ये फेवरेबल है तो पैसा रशिया के पास कहां से आ रहा है। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कब बन जाता है? ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जिस तरीके से रशिया पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं कंट्रीज के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो हम इन सारे पहलू पे बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आज के लिए मैं हूं आपका करंट अफेयर्स डिकोडर। लेट्स बिगिन। तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि जो भी ड्राफ्ट बजट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से यह रिवील हुआ है कि जो रशिया है वो जो पैसा रशिया जो है वो इंक्रीज कर रही है अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को बाय 25%। और अगर हम इसको रबल्स में कन्वर्ट करें तो दैट विल बी अराउंड 13.5 ट्रिलियन रबल्स। तो जो पहले एक बजट एस्टिमेट लगाया गया था उससे कम से कम कितना 3 ट्रिलियन रबल्स ज्यादा पे कर रही है, या फिर ज्यादा सेट असाइड किया गया है या लोकेट किया गया है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस बजटिंग। और अगर आप बिलियन डॉलर्स में बात करेंगे तो इट इज $1.145 बिलियन। और डॉक्यूमेंट से हमें यह साफ साफ और मिलता है कि जैसे मान लीजिए अगर टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो रशिया की है वो 100% है तो 40% विल बी स्पेंड ऑन व्हाट? डिफेंस एज वेल एज सिक्योरिटी। तो क्या रशिया ने सिर्फ इसी गवर्नमेंट में जो इंक्रीज किया है, इसी सेक्टर में जो इंक्रीज किया है, क्या बाकी सेक्टर में भी हमें ऐसे देखने को मिलता है? ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने, आप जब सोशल स्पेंडिंग की बात करेंगे तो उन्होंने अपनी स्पेंडिंग को 16% तक डिक्रीज कर दिया है। तो आपको भी पता है कि कई बार हम एज पर रिक्वायरमेंट्स कुछ सेक्टर्स में अपना पैसा कम करते हैं और कुछ सेक्टर्स में हम ज्यादा एलोकेट करते हैं। वैसा ही कुछ हमें इन बजट डॉक्यूमेंट्स के ड्राफ्ट में देखने को मिल रहा है। बेल, एक जो इंडिपेंडेंट रशियन न्यूज आउटलेट है, उन्होंने ये लिखा कि जिस तरीके से रशिया ने अपने डिफेंस बजट में हाइक लेके आए हैं, इंक्रीज लेके आए हैं, वो यही रिफ्लेक्ट करता है कि अब जो रशिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होने वाली हैं, जो बजट अलोकेशन होने वाला है, वो कहीं ना कहीं वॉर पे डिपेंड करेगा, वॉर से रिलेटेड होगा। और अगर वॉर आने वाले टाइम पे बंद भी हो जाती है, फिर भी कुछ सालों के लिए हमें यह देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो रशियन इकोनॉमी है वो अपने पैसे को चैनलाइज करेगी अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने में, साथ साथ में अपने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने में। और ये आने वाले सालों में रशिया की तरफ से प्रायोरिटी पे रहेगा, चाहे से वॉर खत्म होती है या नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम डिफेंस, आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि सोशल स्पेंडिंग में पैसा कम हुआ है बाय 16%, वही चीज हमें देखने को मिलती है कि किस तरीके से एजुकेशन पे भी पैसा कम हुआ है और हेल्थ केयर सेक्टर पे भी पैसा कम किया गया है। डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से बाकी सेक्टर में पैसा धीरे धीरे कम किया जा रहा है और डिफेंस में बढ़ाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ रशियाज इकोनॉमी की। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो कि रशिया वॉर में होते हुए भी अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज कर रहा है
और एक रिकॉर्ड लेवल टच कर चुका है व्हेन इट कंपेयर्स टू कोल्ड वॉर एरा। मिसाइल्स पे मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, ड्रोन्स पे ड्रोन के अटैक किए जा रहे हैं, और आप जानेंगे आकर्षक और भारी वेतन भी दिया जा रहा है जो भी सोल्जर्स हैं जो कि फ्रंट लाइंस पे लड़ रहे हैं। तो उस चीज में हमें यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या स्टेट की इकोनॉमी है। और आपको यह भी पता है कि जब से रशिया ने इन्वेड किया है 22 फरवरी आप देखेंगे 22 फरवरी 2022 जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के अंदर, उससे पहले जो उनके ऊपर सेक्शंस थे दैट वाज अराउंड 2754, और उससे ज्यादा 2778 आपको देखने को मिलते हैं जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के अंदर। और अभी जो रशिया है वो वर्ल्ड की मोस्ट सेक्शन कंट्री है। सैंक्शंस एक तरीके का फॉरेन पॉलिसी टूल होता है जिसमें कि हम कंट्रीज के ऊपर एक प्रेशर बनाते हैं जिससे कि उनके बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकें विदाउट मिलिट्री एक्शन। ठीक है, एक तरीके का फॉरेन पॉलिसी टूल होता है। यह लगाया जाता है कि अगर कोई कंट्री मिलिट्री एग्रेसिवनेस की पॉलिसी को फॉलो करती है, अगर वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है, या फिर आप न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करते हो, मतलब कि आप इस तरीके से न्यूक्लियर एनरिचमेंट करते हो जिसमें कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को जगह आप क्या कर रहे हो, आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स का डेवलपमेंट कर रहे हो। तो आप देखोगे कि नॉर्थ कोरिया में क्यों लगा, नॉर्थ कोरिया में इसलिए लगा कि जिस तरीके से वो बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था उसकी वजह से। ऐसे ही आप ईरान में देखोगे जिस तरीके से आपको ह्यूमन राइट वायलेशन देखने को मिलता है, और एक इनका कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है। और इस कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने क्या किया था, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था उसके साथ में भी इन्होंने कंप्लाई नहीं किया था। तो ये सारी चीजें देख के क्या होता है, पर्टिकुलर कंट्री पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं। और रशिया में मेनली जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं इस वॉर की वजह से। इस सिचुएशन में होते हुए भी क्या आईएमएफ ने, क्या वर्ल्ड बैंक ने, क्या स्कॉलर्स ने प्रेडिक्ट किया कि क्या स्टेट है रशिया की इकोनॉमी का या क्या कंडीशन है, उसके बारे में जानते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि डिस्पाइट दिस सेवरल सैंक्शंस, आईएमएफ ने यह बोला कि जितनी भी एडवांस ग्रोइंग इकोनॉमीज है उनसे ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी रशिया की इकोनॉमी, चाहे से सेवरल सैंक्शंस हो, चाहे से वॉर लड़ी जा रही हो। और उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इनकी ग्रोथ 3.2% होने वाली है, जो कि मोर देन है यूके से, फ्रांस से, एज वेल एज जर्मनी से। और वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा जुलाई के अंदर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रशिया को प्रमोट कर दिया जब हम बात करें अपर मिडिल इनकम कंट्री से हाई इनकम वन तक। तो एक तरफ तो रशिया वॉर लड़ रहा है, लोगों को लग रहा है कि रशिया के पास पैसा कहां से आ रहा है, और उस पे ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो रशिया है वो एडवांस कंट्री से भी ज्यादा ग्रो करेगा। और ये चीज हमें देखने को मिलती है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये भी बोला जाता है जिस तरीके से ट्रेड ग्रोथ 6.8% पे है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 6.6% पे है, ये चीज ये रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरीके से रशिया की इकोनॉमी ग्रो करने वाली है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रशियाज मनी। तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि एक तरफ तो ये वॉर लड़ रहे हैं और साथ साथ में इनकी इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है, थ्राइव भी कर रही है। तो इसमें जो स्कॉलर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो यही कहते हैं कि रशिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके पास में है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, और सबसे बड़ा जो बिगेस्ट अर्निंग सोर्स है रशिया के लिए वो है ऑयल और गैस का एक्सपोर्ट। अब जैसे मैंने आपको बोला, जब आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं तो काफी कंट्रीज आपसे ट्रेड नहीं करती हैं, काफी कंट्रीज आपके देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, और इसी वजह से काफी सैंक्शंस लगने की वजह से वेस्ट और वेस्ट के एलीज जो हैं वो भी ट्रेड नहीं करते हैं, वो भी जो है ऑयल और गैस एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए भी वेस्टर्न कंट्रीज और उनके एलाइज कहीं ना कहीं ऐसा स्पेस देते हैं जिससे कि वो इस ऑयल और गैस को अपने नेशन में इंपोर्ट करा सके। तो एक रीजन तो वो भी बन जाता है, इवन दे सेल टू देम ऑल्सो। और इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे जब से ये सैंक्शंस लगाए गए हैं तो जो सबसे बड़ा मार्केट निकल के आ रहा है रशिया के लिए वो है इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना में सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ रही है ऑयल और गैस इंपोर्ट की। और इस रिपोर्ट के हिसाब से है ना, एक फरवरी में एक एनालिसिस किया गया था, उसमें बोला था रशिया ने अराउंड $37 बिलियन अर्न किए हैं व्हेन इट कम्स टू ऑयल सेल्स फ्रॉम इंडिया। और जब वॉर थी उससे पहले जितना हम तेल मंगा रहे थे उससे 13 गुना तेल हम मंगा रहे हैं। ठीक है, परचेज ऑफ रशियन क्रूड ऑयल बाय 13 टाइम्स। फिर जून में एक रियोटर्स की रिपोर्ट थी, उन्होंने भी साफ साफ ये कहा कि जो रशिया का ऑयल और गैस अर्निंग है वो 50% इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, रीचिंग टू $9.4 बिलियन। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि रशिया का जो बजट होता है उसमें 1/3 से लेकर 1/2 तक जो बजट होता है, जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है
वो कंट्रीब्यूशन किया जाता है ऑयल एंड गैस अर्निंग्स के द्वारा। और अगर अनदर सोर्स ऑफ इनकम देखें तो वो है रशिया के टैक्सेस। जिस तरीके से रशिया अपने टैक्सेस को अनाउंस करता रहता है, तो आप देखेंगे रशिया ने अपने टैक्सेस में भी इंक्रीज किया, जहां से वो पैसा इकट्ठा करता है। तो जब वो ऑयल और गैस का एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको पैसा मिल रहा है, जब अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर रहा है तो वहां से भी पैसा आ रहा है। और साथ साथ में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे वो पैसा जो है, स्पेंडिंग जो है वो कम करता जा रहा है। और इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा एज पर द न्यू टैक्स स्ट्रक्चर एक 13% टैक्स इज लेवाइड फॉर इनकम ऑफ अप टू 2.4 मिलियन। और अगर आपकी क्या नाम है इनकम 50 मिलियन से ज्यादा एक्सीड करती है तो दैट विल बी 22%। ऐसे ही जो कंपनी की इनकम टैक्स रेट है उसको भी 20% से क्या है 25% बढ़ा दिया गया है। तो अगर किसी एक सेक्टर में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई है तो कहीं पे टैक्सेस से उस पैसे को कंपनसेट किया है, ठीक है, टैक्सेस से किया है, या फिर किन्हीं सेक्टर्स में इन्होंने क्या किया है, किन्हीं सेक्टर्स में इन्होंने पैसे को कम किया है, ठीक है। और ये भी बोल रहे हैं कि अब जो क्रेमलिन है, जो रशिया है, वो ये भी देख रहा है कि हम किस तरीके से मिनरल एक्सट्रैक्शन टैक्स को भी इंक्रीज करें, जहां से हम पैसा एक्यूमुलेट कर सके सर्टेन इंडस्ट्रीज से। कुछ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो पैसा इकट्ठा करती हैं, ठीक है, पैसा एक्यूमुलेट करती हैं, और उसी जब एक्सट्रैक्शन टैक्स लगाएंगे, मिनरल जब वो एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहां से वो क्या करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे। तो इस सारी चीजों के बारे में बात की जाती है। और आपको भी पता है कि रशिया जो है वो अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाता ही जा रहा है, जैसे उनकी फैक्ट्रीज जो हैं वो प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग, ठीक है, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसको भी इंक्रीज करता जा रहा है। और जो रशिया जो अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता जा रहा है, उनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो बूट से लेकर एम्यूनेशंस बना रही हैं, वहां पे मैंडेटरी 12 आवर शिफ्ट्स कर दिए हैं जिससे कि वो अपनी जीडीपी को सस्टेन कर पाएं, रशियन वॉर मशीन को सस्टेन कर पाएं। तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि कितना लंबा रशिया जो है वो इसको सस्टेन कर पाता है, इवन दे आर इन द वॉर। और हावेवर एज ऑफ नाउ ये आर्टिकल ये कहता है कि इकोनॉमी सीम्स रेजिलियंट, जैसे कितने भी शॉक्स लगे, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, एट प्रेजेंट जो रशियन इकोनॉमी है वो रेजिलियंट है। सो होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको लगा कि ये आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज़ इसे क्या नाम है सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि ऐसा रेगुलर कंटेंट आपको चाहिए तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।